नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। सरकार और किसानों के बीच 7वें दौर की बातचीत का नतीजा नहीं निकला है। अब अगले दौर की बातचीत 8 जनवरी को होगी। दरअसल किसानों की मांग है कि सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस ले और एमएसपी पर कानून बनाए। सरकार कानून में सुधार को तो तैयार है, लेकिन उसे वापस लेने पर अभी तक तैयार नहीं है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि 8 जनवरी की बातचीत में क्या नतीजा निकल पाएगा। आज हम कोई निर्णय तक नहीं पहुंच सके और इसलिए यूनियन और सरकार दोनों ने मिलकर तय किया कि 8 तारीख को पुनः 2 बजे बैठेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। चर्चा में स्वाभाविक रूप से माहौल अच्छा था, लेकिन एक्ट रिपील पर अड़े रहने के कारण कोई रास्ता बन नहीं पाया। लेकिन मुझे आशा है कि जिस प्रकार की बातचीत आज हुई है, उस हिसाब से अगली बैठक में सार्थक चर्चा होगी और संभवतः हम लोग समाधान तक पहुंच पाएंगे। आज मीटिंग में ये हुई कि जो 3 बिल हैं उस पर बातचीत हुई और दोनों उसमें लंच से पहले और लंच के बाद में भी उसी पे बातचीत हुई और फिर दोनों इशू पे एमएसपी और 3 कानून को वापसी लेने पे ये है कि उन्होंने सरकार ने कहा कि हम 8 तारीख में फिर हम बात करेंगे। घर नहीं जाएंगे, बता दिया। कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, एक बार फिर से किसानों के सरकार के बीच की जो बातचीत है वो नाकाम रही है। ये भी खबर आई है हिमांशु, कहा गया सरकार की ओर से इन किसानों को कि कानून तो वापस नहीं होंगे, अगर आप चाहें तो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। अगर एमएसपी की बात है तो उसके लिए एक समिति बनाने के लिए तैयार है सरकार। तो इस पर किसान संगठनों का क्या कहना था? देखिए, किसान संगठनों ने अपनी कहा है कि हमने सरकार को एक और मौका दिया है, क्योंकि आज की बैठक हुई उसमें कृषि मंत्री ने किसान संगठनों से यह भी कहा कि सरकार जो दूसरे किसान संगठन हैं उनके साथ भी बातचीत करना चाहती है। और इस बैठक के बाद एक महत्वपूर्ण बयान भी कृषि मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया है और इसमें कहा गया है कि बैठक में कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार कानूनों से संबंधित मुद्दे पर अन्य राज्यों के किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से भी बात की जाएगी। ये बात कृषि मंत्रालय की तरफ से बयान जारी करके कहा गया है। और कृषि मंत्री ने साथ में, जैसा आपने कहा, यह भी कहा है कि हम तीनों कानूनों पर बिंदुवार चर्चा करेंगे और जिन जिन बिंदुओं पर आपको आपत्ति हो उन बिंदुओं पर हम विचार करके आवश्यक संशोधन करने के लिए तैयार हैं। और इस एजेंडे के साथ ऐसा संकेत है कृषि मंत्रालय की तरफ से कि अगले 3 दिन जो है वो कृषि मंत्री दूसरे राज्यों के जो किसान संगठन के नेता हैं जिनको आपत्ति है इन नए कानूनों को लेकर, उनके साथ बातचीत की एक प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। और उसके बाद फिर अगली दौर की बैठक जो है वो किसान नेताओं के साथ होगी। फिलहाल एक और मौका दिया है दोनों पक्षों ने बातचीत के जरिए मसले पर जो गतिरोध है, मतभेद है, उसको सुलझाने का। लेकिन जैसा कृषि मंत्री ने खुद कहा था कि 7वीं दौर की बैठक के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला है। और किसान संगठन के जो नेता आज यहाँ आए थे, उन्होंने आज बैठक में बहुत साफ शब्दों में सरकार के तीनों प्रतिनिधियों से कह दिया है कि उन्हें कोई दूसरा विकल्प मंजूर नहीं है। सरकार को तीनों कानून वापस लेना होगा और नया कानून एमएसपी की गारंटी देने के लिए बनाना होगा, अगर वो चाहती है कि यह आंदोलन खत्म किया जाए। तो अब देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। 3 दिन का वक्त है सरकार के पास दूसरे राज्यों के किसान संगठनों के साथ बातचीत करने के बाद देखना होगा कृषि मंत्री क्या नई रणनीति लेकर अगली बैठक में किसान संगठन के नेताओं के सामने पेश होते हैं। जी धन्यवाद हिमांशु आपका इस तमाम जानकारी के लिए। कोविशील्ड और कोवैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिलने के साथ ही वैक्सीन बनाने वाली दोनों कंपनियों के बीच जंग छिड़ गई है। कल सीरम इंस्टीट्यूट के आधार पूनावाला ने कहा था कि फाइजर, मॉडर्ना और ऑक्सफर्ड की वैक्सीन को छोड़कर बाकी वैक्सीन पानी की तरह है। आज भारत बायोटेक ने इसका जवाब दिया, कहा कि हमारी वैक्सीन पानी नहीं है, ये भारतीय कंपनियों को बदनाम करने का चलन है। Pfizer, Moderna and AstraZeneca, Oxford, these are the only 3 vaccines which have proven to work. Everything else has proven to be safe, just like water is safe. But the efficacy to know how well a vaccine works, 70%, 90%, 80%, has only been proven in these 3 vaccines. Some other company has branded me as a water. That is why I have to tell this. If I have talked little rashly, please forgive me about that. Okay? And it hurts. It hurts a scientist who works 24 hours and he gets hurt bashing by people
for the sake of selfishness and for the sake of, to show they're intellectually above others. कर्नाटक में कोरोना वायरस के मामले तेजी से कम हुए हैं, लेकिन इस वायरस के नए स्ट्रेन के मामले भी सामने आए हैं। वहीं एक नई समस्या ने भी लोगों की मुश्किल बढ़ाई है। कई लोगों को सांस लेने में परेशानी और सर्दी खांसी की शिकायत हो रही है। सांस लेने में तकलीफ और सर्दी खांसी जैसी बीमारियों से परेशान मरीजों की बढ़ती संख्या चिंता पैदा करने वाली है। कर्नाटक के ठंडे इलाकों जैसे बेंगलुरु, चिकमंगलूर, शिवमोगा और चामराजनगर जैसे इलाकों में इस तरह के मामले ज्यादा हैं। अखबारों के मुताबिक दिसंबर के महीने में सारी के मामलों में 150% की बढ़त हुई है। डॉक्टर्स का कहना है कि जहां पहले एक अस्पताल में औसतन 2 मरीज आते थे, अब रोज 8 से 15 के बीच आ रहे हैं। लगभग हर अस्पताल के आईसीयू में ऐसे मरीजों को देखा जा सकता है। ऐसे मामले काफी बड़े हैं। मौजूदा मौसम इसकी एक वजह हो सकती है। कई बार तापमान इन इलाकों में 10 डिग्री से भी कम होता है। 40 साल से ऊपर या 15 साल से कम उम्र के बच्चों में भी इस तरह के मामले बढ़े हैं। कोरोना के मामले अब कर्नाटक में घटकर रोजाना 800 के आसपास रह गए हैं। रिकवरी रेट 90% है, लेकिन कोरोना के नए स्ट्रेन के 7 मामले और अब सारी की वजह से हालात बिगड़ने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। ठंड के मौसम में सारी के मामले बढ़ते ही हैं, क्योंकि मौसम इसकी एक वजह है। सारी केसेस विल इंक्रीज। सांस लेने में परेशानी और सर्दी खांसी से पीड़ित हर एक मरीज का यहाँ कोरोना टेस्ट करवाया जा रहा है, क्योंकि सारी और कोरोना वायरस से पीड़ित मरीजों के बीच का फासला ज्यादा का नहीं है। एक्सपर्ट कमेटी ने भी कर्नाटक में कोरोना संक्रमण के दूसरे दौर की आशंका जताई है। ऐसे में सरकार और डॉक्टर किसी तरह की कोताही बरतना नहीं चाहते। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। तो जहां एक तरफ कोरोना का कहर कम नहीं हो रहा है, वहीं नई परेशानी भी सामने आ रही है। केरल के कोट्टयम और अलपुजा के कुछ इलाकों में बतखों में बीमारी फैली है। उधर भोपाल भेजे गए 8 सैंपलों में से 5 में बर्ड फ्लू के लक्षण मिले हैं। राजस्थान में 250 से ज्यादा कौवों की मौत के बाद झालावाड़ जिले में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है। झालावाड़ के साथ ही जिन दूसरे जिलों में मरे हुए पंछी मिले हैं, उनके सैंपल भी जांच के लिए भेज दिए गए हैं। सबसे पहले अभी हमारे पास के जो भी मुर्गी पालक हैं, उनके सैंपल्स लिए जा रहे हैं। उनको सैंपल्स को वापस भोपाल ले भिजवाया जाएगा और वहाँ यदि संक्रमण नहीं पाया जाएगा तो ठीक है। यहाँ बाकी जो हमारा जो कंटेनमेंट जोन है, उस पर पुलिस की, नगर पालिका और सारे जो विभिन्न विभाग हैं, उनकी निगरानी जारी है। जहाँ भी जो बर्ड्स अभी मर रहे हैं, तो उनका सेफ डिस्पोजल हम करा रहे हैं। सिर्फ झालावाड़ ही नहीं, बीकानेर, बारां, जोधपुर, पाली, जयपुर समेत 7 जिलों से कौवों की मौत की खबर आई है, जिसके बाद सरकार ने हालात पर नजर रखने के लिए एक नियंत्रण कक्ष भी बना दिया है। डेली इनके जाने क्या बीमारी हो गई, डेली मर रहे हैं यहाँ पर रोज। 200-500 तो मर गए होंगे। हाँ, लगभग इतने तो मर गए होंगे। इधर उधर कर रहे हैं और ये दूध कर कर इधर उधर नाटकी कर कर ये फड़फड़ा कर कर मर जाते हैं। कितने दिन में मर जाते हैं? ये कल मर जाएगा ये, बस आज बीमार। मतलब बीमारी तो लगातार चल रही है। हाँ, लगातार। राज्य के जिलों में विशेष दल भेजे जा रहे हैं। अजमेर में काफी बड़ी संख्या में पोल्ट्री का कारोबार है, लेकिन भरतपुर में सबसे बड़ी चिंता है घाना अभयारण्य, जहां सैकड़ों प्रवासी पक्षी आते हैं। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। गाजियाबाद के मुरादनगर में कल एक बड़ा हादसा हुआ। मुरादनगर के एक शमशान घाट का लेंटर गिरने से 27 लोगों की मौत हो गई। मलबे में दबे 38 लोगों को निकाला गया। हादसे के बाद मौके पर एनडीआरएफ की टीम भी पहुंची थी। सूत्रों के मुताबिक करीब 2 महीने पहले ही यहां निर्माण कार्य पूरा हुआ था। हादसे में मारे गए 3 लोगों के परिवार वालों ने उनका शव मेरठ हाईवे पर रखकर जाम कर दिया। इससे मेरठ जाने वाले रास्ते पर लंबा जाम लग गया। पुलिस ने मुरादनगर नगर पालिका के अधिकारी निहारिका सिंह, जूनियर इंजीनियर और सुपरवाइजर को गिरफ्तार कर लिया है। ठेकेदार फरार है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस घटना को लेकर बीजेपी पर सवाल उठाए। हमें दुख है कि परिवार के लोग वहां गए और दुख में गए।
इतनी पीड़ा में गए होंगे जिनके परिवार के सदस्य जिन्होंने खोया, उन्हें क्या पता था कि जिस छत के नीचे वो बैठे हैं वो छत बालू की बनी है। वो भारतीय जनता पार्टी ने बालू की छत बनाई है। भारतीय जनता पार्टी से क्या उम्मीद करोगे जो शमशान के पैसे को भी लूट ले, शमशान के भ्रष्टाचार करती हो, जो पार्टी शमशान के काम में भ्रष्टाचार करती हो। क्या अधिकारियों पे कार्रवाई कर दी? कोई जिम्मेदार है उनकी मौत का? वो तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार खुद जिम्मेदार है। क्या मदद करें 2 लाख की? आपको 50-50 लाख रुपए देना चाहिए, क्योंकि आप शमशान को बहुत ज्यादा याद करते थे। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी चुपचाप बंगाल के दौरे पर रहे। उनके इस दौरे से राज्य में उनकी चुनावी रणनीति को लेकर चर्चा गर्म है। इस साल अप्रैल मई तक बंगाल में चुनाव होने हैं। सवाल है कि क्या ओवैसी की पार्टी के चुनाव में उतरने से मुस्लिम वोट बढ़ सकता है, जो अभी तक ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के साथ माना जाता है। क्या ओवैसी और बंगाल के एक धर्मगुरु के भतीजे अब्बास सिद्दीकी की जोड़ी इसे बदल सकती है? रविवार की सुबह ये चौंकाने वाली मुलाकात। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी बंगाल के एक मौलाना अब्बास सिद्दीकी से मिलने पहुंच गए। सवाल पूछे जाने लगे, क्या इससे ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को नुकसान होगा? हैदराबाद से कोलकाता हवाई अड्डे पहुंचे ओवैसी की गाड़ी सीधे हुगली जिले के फुरफुरा शरीफ पहुंची। यहां के मुस्लिम धर्मगुरु के भतीजे अब्बास सिद्दीकी ममता विरोधी माने जाते हैं। ओवैसी उनकी मदद से बंगाल चुनाव में अपनी पार्टी उतारने जा रहे हैं। बंगाल में एमआईएम पार्टी अब्बास सिद्दीकी साहब के साथ काम करेगी, उनके पीछे रह काम करेंगे, और अब्बास सिद्दीकी साहब जो भी फैसला करेंगे हम उस फैसले का उनका साथ देंगे, उनको सपोर्ट करेंगे। राजनीति के जानकारों को लगता है कि फुरफुरा शरीफ के मुख्य मौलाना के भतीजे अब्बास नकवी की मदद से ओवैसी राज्य के 30% अल्पसंख्यक वोटों में सेंध डाल सकते हैं, जो अभी तृणमूल के साथ माने जाते हैं। युवा अब्बास सिद्दीकी तेज तर्रार भाषण देने के लिए सुर्खियों में रहते हैं। उनके चाचा टोहा सिद्दीकी तृणमूल कांग्रेस में हैं, लेकिन अब्बास का कहना है कि ममता के राज में मुस्लिमों की दशा खराब हुई है। मुसलमानों को बस वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उधर तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि अब्बास सिद्दीकी बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। इससे पहले ममता बनर्जी ओवैसी को लेकर भी अपनी राय साफ कर चुकी हैं। इस पर ओवैसी भी जवाब देने में पीछे नहीं हटे। ऐसा है ना, भारत की सियासत का मैं लैला हूं और मेरे मजनू बहुत हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिहार में ओवैसी की पार्टी की कामयाबी ने उनके हौसले बुलंद कर दिए हैं। बंगाल में अब उन्हें हल्के में नहीं लिया जा सकता, और अगर वो अल्पसंख्यक वोटों में सेंध लगा पाए तो ये ममता बनर्जी के लिए बुरी खबर होगी। कोलकाता से सौरभ गुप्ता की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। आयकर विभाग की एक टीम ने आज रॉबर्ट वाड्रा के दफ्तर जाकर उनसे पूछताछ की। रॉबर्ट वाड्रा और उनकी कंपनी से जुड़ी कुछ बेनामी संपत्तियों को लेकर आयकर विभाग की टीम उनका बयान लेने दिल्ली के सुखदेव विहार स्थित दफ्तर पहुंची थी। आयकर विभाग ने पहले भी बयान दर्ज कराने के लिए सम्मन किया था, लेकिन तब उन्होंने कोरोना महामारी का हवाला देकर बयान नहीं दर्ज कराया था। आज की पूछताछ के बाद वाड्रा ने कहा कि उन्होंने सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं। आगे भी जब भी उनकी जरूरत होगी वो हाजिर रहेंगे। अगर आएंगे दोबारा आंसर कर लेंगे यार, कोऑपरेट तो करना। जो उनको लगा लास्ट 5-7 साल में जो भी मेरे काम है उनके बारे में जो उनकी क्वेरीज थी वो सारे आंसर कर दी, और कुछ ऐसे पर्टिकुलर नहीं है जो घंटे से ज्यादा की पूछताछ। अरे वो तो ठीक है, चलेगा, वो बैठेंगे, हर चीज पूछेंगे लास्ट 10-15 साल से।